हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूडू फाइबर पे स्वागत है, वेलकम है। तो आप लोग के लिए मैंने पिछले दिन झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया था हिंदी का। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का। उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान भी देखने वाले हैं, उसके बाद मैथ भी देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले ये कमेंट करके बताइए कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने आप लोग के लिए बताया था हिंदी का सामान्य ज्ञान का, वो कैसा लगा आप लोगों को, है ना। जल्दी से रिव्यू करके बताइए। और उसके बाद मैं आप लोग को आज का भी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दिख रहा है आप लोग को झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में सबसे पहले भाग 1 देखेंगे, जिसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, लेने से पहले जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे जोहार साथी, आप लोग कैसे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, मस्त चल रही है या नहीं, जबरदस्त चल रही है या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ताकि जो हिंदी का 50 क्वेश्चन है जो पेपर 1 यानी भाग 1 में पूछा जाएगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान का भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद मैथ का भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 हिंदी भाषा का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में। जल्दी जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग सेट लगाने के लिए तैयार हो चुके हो? यस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहा है आऊ प्रत्यय से बना शब्द है। आऊ से क्या है, कर्मू, कमाऊ, कमाजू और या फिर कमाऊ। तो भाई आऊ प्रत्यय से जो बना शब्द है वो है कमाऊ। कौन सा कमाऊ है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला कमाऊ। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, तृष्णा शब्द का विलोम क्या है? अतृष्णा, अतृष्णा, अतिनका, अतृष्णा या वितृष्णा। तो भाई तृष्णा का जो उल्टा होता है वो वितृष्णा होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3, अपट और अपटू का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपट या और अपटू का क्या अर्थ है। देखिए, जो अपट लिखा हुआ है ना, अपट, अपट का मतलब होता है बिना वस्त्र के। क्या होता है? बिना वस्त्र के, यानी वस्त्रहीन हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और जो अपटू होता है इसका मतलब होता है मूर्ख। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो वस्त्रहीन और मूर्ख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि खाड़ी और खारी, खाड़ी और खाड़ी का अर्थ क्या है? उपसागर और शुद्ध, उपसागर और नमकीन, जकड़ से मुक्त करना और होना, नमकीन और बकरी। देखिए खाड़ी, ये जो खाड़ी शब्द है ना, इसका अर्थ होता है समुद्र का वह भाग जो 3 ओर से जमीन से क्या है, घिरा हुआ। ये जो खाड़ी आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि है ना, समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर से जमीन से घिरा हुआ, उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं। और जो खाड़ी है ना, इसका अर्थ होता है एक परवल, क्षार या नमक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन मतलब हो जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किला का पर्यायवाची बताइए। किला, ये जो किला है इसका पर्यायवाची हम लोग को बताना है। कांतर, कगार या कोट या कोह, खोह, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए 5 का। तो देखिए समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो शब्द है किला, किला का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कोट होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, अवरोध और अविरोध, है ना। अविरोध एक है, अवरोध एक है, अविरोध का अर्थ क्या होता है? अवरोध का मतलब होता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो अवरोध शब्द का प्रयोग होता है रोकने के संदर्भ में, यानी कि अवरोध का मतलब होता है आपको रोकना, और अविरोध का मतलब होता है आपको, है ना, आपको इसका मतलब क्या होता है? रोकना, रोक, है ना, रोक रोक, सब जगह तो रोक रोक दिख रहा है, लेकिन अविरोध का मतलब क्या होता है जी? तो अविरोध का मतलब होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होता है आपको मैत्री भाव के लिए। किस भाव के लिए होता है? मैत्री भाव के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रोक और मैत्री, है ना। अविरोध का मतलब होता है मैत्री भाव के लिए, तो हो जाएगा रोक और मैत्री। ये मित्री है, यहाँ पर मैत्री हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है आपको रोक, और अविरोध का मतलब होता है मैत्री भाव के लिए। तो यहाँ पर आज आंसर हो जाएगा रोक और मैत्री। की प्रत्यय से बना शब्द क्या है? ढोलक, चमक, सनक या कनकी।
बताइए की प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? तो की प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या है? कनकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनकी। क्वेश्चन नंबर 7, पीत सागर में कौन सा समास होगा? पीत सागर में कौन सा समास होगा, हम लोग को ये बनाना है ना। तो जो पीत सागर है ना, उसमें आपको बताना है कौन से समास होंगे। तो पहला जो ऑप्शन है हम लोग को दिख रहा है उसमें है तत्पुरुष समास, दूसरा में है कर्मधारय समास, तीसरा में है द्वंद्व समास, और तीसरा चौथा में है दुग्गु समास। तो भाई जो पीत सागर है ना, इसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना, क्रोध भड़काना या हवन करना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? किसी गुस्से को अधिक भड़काना और क्रोध को क्या करना? भड़काना। तो भाई क्रोध को भड़काना आंसर हो जाएगा हमारा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्रोध को क्या करना? भड़काना। उसी को बोलते हैं हम लोग आग में घी डालना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अचल का अर्थ है क्या? अचल का मतलब क्या होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने लोग हमारे साथ पहली बार जो हर साथी जुड़े हैं, एक बार जल्दी जल्दी से एक बार लाइक कर दो, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना, पूरा फायदा मिल सके। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? अचल का अर्थ क्या है? तालाब गतिहीन अटल, पेड़ गतिहीन अटल, पर्वत गतिहीन अटल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं अचल की बात करूं तो अचल है ना, अचल जो है ना, अचल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? तो हम लोग पर्वत गतिहीन और अटल, पर्वत गतिहीन और अटल यूज कर सकते हैं। ये अनेकार्थी शब्द है। अचल का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो पर्वत होता है, गतिहीन होता है, अटल होता है। 10 का हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर। 10 का हो जाएगा हमारा सी। 11 में आइए। 11 में बोल रहा है कि साहित्य समाज का समासिक विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन है साहित्य का समाज, दूसरा साहित्य का समाज, क्या लिखा हुआ है? साहित्य का समाज, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज, साहित्य से समाज। तो भाई साहित्य समाज का समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साहित्य और समाज होगा। साहित्य और समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है? रक्त की कमी आना, भयभीत होना, भीति होना, या भी भीत होना। क्या होगा जी? खून सूखना का अर्थ क्या होता है? खून सूखना का अर्थ होता है भयभीत होना। भयभीत होना, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा में कौन नहीं डरता? इस वाक्य में सकारात्मक वाक्य में लिखिए। परीक्षा में कौन नहीं डरता, इसको हम लोग को सकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। क्या परीक्षा डरावनी होती है? परीक्षा से सब डरते हैं, परीक्षा सभी को डराती है, परीक्षा से सभी को डर नहीं लगता, है ना। इसको हमको सकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा से कौन नहीं डरता, है ना, में सकारात्मक शब्द क्या होगा भाई? इसको हम लोग सकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परीक्षा से सब डरते हैं। परीक्षा से क्या होते हैं? सभी लोग को डर लगता है भाई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कांद्रा का पर्यायवाची बताइए। कांद्रा का पर्यायवाची क्या होता है? ब्यास होता है, कगार होता है, आपको कन्हाड़ होता है, या घुमिल होती है? क्या होती है बताइए? कांद्रा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, कांद्रा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? तो ये होता है आपको गनहर। गनहर होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। गनहर जो होता है वो पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दशानन का समास विग्रह क्या होगा? 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। 10 है मुख जो, 10 मुख, या 10 के मुख। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दशानन, है ना। कुछ दशानन 10 हैं जिसके, है ना, क्या होगा? लिखा हुआ है दशानन का समासिक विग्रह क्या होगा? 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। यस, यही आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या होता है? धन, प्रायोजन, व्याख्या, धन प्रयोग प्रयोजन,
धन प्रयोजन व्यय या धन प्रयोजन व्याख्या। अर्थ का अर्थ पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ का अर्थ क्या होता है जी? तो भाई ये होता है धन प्रायोजन और व्याख्या। धन प्रायोजन और व्याख्या, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16, कोट और कोटी। कोट और कोटी का अर्थ क्या होता है? कमेंट करके जवाब बताइए। पहला ऑप्शन है बुरा अनाज और कमर। कोट एक प्रकार का वस्त्र और कुर्ते की ऊपर पहनने वाला वस्त्र है। किला और कड़ोर या छत और कड़ोर। बताइए, कमेंट करिए, आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए, कोट जो पहला लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आपको किला, है ना, किला। अब किला हमें एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे आंसर मारेंगे सी। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी। 18 में आइए, तामसिक का विलोम शब्द है तेजस्वी, राजसी, सात्विक या बिलासी। क्या होगा जी 18 का राइट आंसर बताइए। तास्मिक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सात्विक होगा, है ना। क्या हो जाएगा? सात्विक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखो, देखना, ये देखो, ईर्ष्या। क्या कहते हैं जी ईर्खा को? इसे देखिए, ईर्खा को हम लोग बोलते हैं ईर्ष्या, है ना। ईर्खा को खड़ी बोली में बोला जाता है ईर्ष्या। राइट आंसर हो जाएंगे 19 का आपको डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अधियारा। अंधियारा, अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंधी, सवेरा, उजाला, अंधेरा। तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं? अंधियारा को अंधेरा बोलते हैं खड़ी बोली में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नेत्रों को इच्छा, नेत्रों को अच्छा, सॉरी, नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? नयन विश्राम, नयन भीराम, नयन नयन नयनातिराम, नयन भीराम। क्या कहते हैं? नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? तो भाई उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नयनाभिराम। नयनाभिराम, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? पराक्रमी, परोपकारी, प्राजीवी या परजीवी। दूसरे के सहारे जीवित रहने वाले को क्या बोलते हैं जी? तो भाई दूसरे को सहारे जीवित रहने वाले को परजीवी कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुहावरा बताइए। अच्छे से अच्छे कार्य में भी डॉट डॉट वालों की कमी नहीं है। कमी निकालने वाले की, गलतियों को निकालने वाले की, मीन मेख निकालने वाले का, मीना लेख निकालने वाले। तो भाई भाई अच्छे से अच्छे कार्यों में भी क्या, अच्छे से अच्छे कार्यों में भी आपको मीन लेख निकालने वालों की कमी नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और सब मार के आएंगे कमी निकालने वाले को। क्वेश्चन नंबर 24, शहर में आकर उसकी पढ़ाई पानी में मिल गई, खटाई में मिल गई, मिट्टी में मिल गई या तफरी में मिल गई। क्या होगा जी? शहर में आकर उसकी पढ़ाई क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर आपको 24 का आंसर देना है। मिट्टी में मिल गई, है ना भाई। किस में मिल गई? मिट्टी में मिल गई। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है मिठाई, मिठाई किस शब्द युग्म का शब्द है? विपरीत अर्थक है, निरर्थक निरर्थक है, सार्थक निरर्थक है, सार्थक और सार्थक है। जल्दी से बताइए। तो भाई ये जो मिठाई, मिठाई किस शब्द का युग्म है? तो ये है हमारा सार्थक और निरर्थक शब्द का युग्म है। ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी, है ना। पहला है मेरे को आदेश दी, मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश दे दी, मुझे आदेश दे दी थी। तो भाई इस वाक्य का हमसे शुद्ध रूप पूछा है तो क्या आंसर होगा? है ना, मुझे आदेश दी की, है ना, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो उसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे आदेश दिया, है ना। राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त वाक्य बनाइए। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। पहला ऑप्शन है माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। माँ ने बच्चों को स्कूल भेजा फिर नहलाया। माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। भाई इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है 27 को। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। माँ ने बच्चे को नहलाया और क्या किया? स्कूल भेजा। राइट आंसर डी हो जाएंगे, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, इस वाक्य का सूत्र बताइए।
सारी रात भर मैं जागता रहा, सारी रात भर मैं जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, सारी सारी रात मैं जागता रहा, रात में जागा। 28 का क्या होगा जी? तो 28 का हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, यानी इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मुहावरा बताइए। यह नौकर तो डॉट डॉट है, मिट्टी का माधो है, मिट्टी का राघव है, मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का साधु है। क्या होगा? तो मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो, यानी कि राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। आज वह सुबह जो ही उठा तो ही उसने दूध पिया। आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। आज जब वह सुबह उठा तब उसने दूध पिया। आज सुबह उठते ही उसने दूध पिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आज सुबह उठा और उसने दूध पिया, राइट आंसर हो जाएगा बी। 31, सरल वाक्य बनाइए। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जैसे ही वर्षा होने लगती है मोर नाचने लगते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है वर्षा होती है पर मोर नहीं नाचने नाचने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि वर्षा होने में मोर नाचने लगता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर क्या होगा? भाई जब वर्षा होगी तभी ना मोर नाचेगा, तो वर्षा होने पर मोर क्या होते हैं? नाचने लगते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। झूठ बोलता है कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है कोई उन्हें प्यार करता नहीं। जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं। क्या होगा इसका सरल वाक्य है ये, इसको हमको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 32 में जल्दी से बताइए। तो भाई 32 का हो जाएगा कि जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता है। ये है मिश्र वाक्य। ये क्या है मेरा? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32। 33 में आइए। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। वह देर से सोकर उठता है। वह देर से सोकर उठता है। वह देर से सोकर उठते हैं। वो देर से सोकर उठता है। वो देर तक सोकर उठता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? तो भाई वह देर से सोकर उठता है। 33 का हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, एक गद्यांश दिया गया है और उस पे पांच क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले गद्यांश को मन से पढ़ना पड़ेगा। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेमली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव पहुंच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे हुए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। मीरा बहन किसके साथ काम करने लगी थी? भाई मीरा बहन किसके साथ काम करने लगी थी? पहला ऑप्शन, मीरा बहन नेहरू जी के साथ काम करने लगी। मीरा बहन गांव वाले के साथ काम करने लगी। मीरा बहन इंदिरा जी के साथ काम करने लगे। मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, मीरा जो बहन है वो गांधी जी के साथ काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 35, मीरा बहन किस आश्रम की स्थापना की थी? मीरा आश्रम जो थी वो गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। 35 का हो जाएगा ए नंबर। 36, आजादी के कितने साल बाद मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना की थी? तो आजादी के कितने साल बाद स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग भी। तो आजादी के 5 साल बाद उन्होंने क्या किया था? मीरा मतलब आश्रम की स्थापना किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोला है, अच्छा 36 हो गया क्या? 37,
37 बोला कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, मीरा बहन का जन्म थाईलैंड में हुआ था, आपको भारत में हुआ था या फिर जापान में हुआ था जी, जल्दी से कमेंट करो बताओ। तो ये हुआ था इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, मीरा बहन किसे छोड़कर भारत आ गई। मीरा बहन जो है वो किसे छोड़कर भारत आ गई, आपको 38 का आंसर देना है। तो भाई अपना घर और माता पिता को छोड़कर, अपना घर और वह मीरा बहन वह घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। 38 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 39, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन है, अकर्मक क्रिया कौन है। 39 जी जल्दी से बताइए। लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना, अकर्मक क्रिया कौन है। तो भाई अकर्मक क्रिया है ना, जब वाक्य में कर्म नहीं होता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में कोई कर्म नहीं होता है तो वहां क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। तो नाचना जो होता है वो क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। सूरज, सावन, रुक्ष या बिच्छू। तो भाई जो रुक्ष जो है ना वो एक तत्सम शब्द है, रुक्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 41, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। दंत, मृत्यु, मत्स्य या फिर कंधा। कौन सा है जी, तो कंधा जो है वो एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, योग अभ्यास, योगाभ्यास में कौन सा संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यंग संधि, कौन है जी योगाभ्यास में। तो भाई योगाभ्यास में जो संधि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। उद्धार है ना, मन, सताप, विमिश्रण, प्रणाम। विसर्ग संधि का उदाहरण 43, तो मन सताप जो है वो एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, समुच्च बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रतिक्रिया होता है। समुच्च बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या अविराम, क्या प्रयुक्त होता है। 44 जल्दी से कमेंट करके आप लोग भी आंसर दीजिए। तो भाई जल्दी से बताओ, अल्प विराम का प्रयोग होता है, अल्प विराम, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, विनय, व्यंग, उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक, विस्मयादिवादक, पूर्ण विराम या अल्प विराम। तो भाई इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, आपको विस्मबोधिक चिन्ह का यूज करते हैं, है ना, विस्मादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 46, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अतिवाचक सर्वनाम, कौन सा नहीं है भाई। भाई हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो अस्तित्ववाचक सर्वनाम है वो कहाँ से आ गया, यही सर्वनाम नहीं है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। तू संबंध बनाने के लिए नहीं होता, संबंध बनाने के लिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 लेंगे। 48 में बोला है किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक का, सचिन ने राधा को पत्र लिखा, बिजली चमक रही है, रमेश ने मनीष को बुलाया, संजय ने चाकू से सेब छीला। बताना है कमेंट करके इसमें राइट आंसर क्या होगा। 48, तो भाई इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है किसमें, सुरेश ने मनीष को बुलाया, है ना, सुरेश ने मनीष को बुलाया, इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर सी होगा। 49, मोहन पढ़ रहा है, बा की क्रिया किस काल की है। मोहन पढ़ रहा है, बा की क्रिया किस काल की है भाई, तो ये तो हमारा आपको सामान्य वर्तमान काल की है। ठीक है ना, सामान्य वर्तमान काल की है या फिर पूर्ण वर्तमान काल की है, अपूर्ण वर्तमान काल की है। मोहन पढ़ रहा है यानी कंटिन्यूटी अभी चल रहा है, तो ये अभी भाई ये जो हो जाएगा वो अपूर्ण वर्तमान काल की हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, माया सो रही है, बा की क्रिया किस काल की है। माया सो रही थी, तो भाई ये तो भूतकाल की है, सो रही थी यानी अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर हमारा आपको बी हो जाएगा।
तो भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी करवा दिया आप लोग को झारखंड पुलिस कांस्टेबल का, है ना। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने से सही दिए चुके हो, है ना, और आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो इसी तरह का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं, है ना। मैं डेली आप लोग को हिंदी का, है ना, करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट। उसी तरीका से हमारे चैनल पर आपको इस समान ज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारे चैनल पे मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हमारे चैनल पे सारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे भाई, भाई झारखंड पुलिस का। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से सारे लोग चैनल पे क्या हो जाओ, जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी चैनल क्या कर दो, शेयर कर दो। ओके माय डियर, चलिए फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर। थैंक यू, बाय बाय।